हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस में। आज है 13 तारीख और आज की न्यूज़ जो है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। और ये जो आज की न्यूज़ है, जैसे जनगणना हमारी कब होने वाली है? 2027 में होने वाली है। तो जो ये जनगणना होगी ये पूरे ही किस बेस पे होगी? ऐप के बेस पे होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है मनरेगा का नाम चेंज हो गया है। अब मनरेगा का नाम कुछ दूसरा हो गया है, तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए भी, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रस्किन बॉन्ड जी के बारे में थोड़ी सी एक आर्टिकल आया था। उनकी तबीयत ख़राब थी तो उस विषय में कोई आर्टिकल था, बट हम इनकी क्या देखेंगे, बुक्स के बारे में सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, जो इनके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। फिर एक डेटिंग तकनीक है, ये नई डेटिंग तकनीक है। इसमें क्या होता है कि जो 200-300 लाख साल पहले क्या आए थे, भूकंप आए थे, उनके साक्ष्य जुटाने में ये तकनीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। और सटीकता सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सटीकता। ठीक है, तो उस वजह से ये जो तकनीक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर जो एक न्यूज़ ये भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी है। एक कट आउट था राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कि जो खोई हुई किशोरियां हैं उनको जल्द वापस करे पुलिस। तो हम इसमें, तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट हम क्या करेंगे कि राज्य महिला आयोग के बारे में सभी चीज़ देख लेंगे। देखो, राज्य महिला आयोग तो ठीक है, पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो कब बना था? 1992 में बना था। ठीक है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलते हैं आगे। तो जो कल के क्वेश्चन थे, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो ये पहला एमसीक्यू था कि कैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत हुआ था, तो ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि कैट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में की जाती है। एक हमने कल क्या देखा था, एक केस देखा था हमने। ठीक है, जो 1997 का एक केस था उसको देखा था। उसके बाद क्या हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब क्या होगा, इसके विरुद्ध जितने भी अपीलें हैं वो कहाँ की जाएंगी? हाई कोर्ट में की जाएंगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। हाँ, सेवा संबंधी मामलों के अलावा वेतन हो गया, वरिष्ठता क्रम हो गया, ये सभी चीज़ों की सुनवाई कौन करता है? कैट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कल एक एस्पिरेंट ही बोलूँगा, उन्होंने आंसर किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो, कोई तो आंसर कर रहा है कम से कम। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, पर उन्होंने भी केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर किया था और उन्होंने 1 और 3 लिखा था। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे उसका आंसर, ये पता नहीं चला मुझे। तो दूसरा क्वेश्चन ये था शीतलखित मॉडल वाला। ठीक है, तो यह उत्तराखंड में लागू किया गया एक सामुदायिक आधारित वनाग्नि प्रबंधन मॉडल है। ये सही है, इसका आंसर ये सही है। दूसरा है, यह मॉडल में फायर लाइन बनाना और फायर सीजन से पूर्व तैयारी वन विभाग द्वारा की जाती है। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह मॉडल केवल तकनीकी उपकरण जैसे ड्रोन और सैटेलाइट अलर्ट पर का उपयोग होता है इसमें, और स्थानीय समुदाय का कोई भूमिका नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसमें स्थानीय समुदाय क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1 और 2। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो ये जो आज क्या है, ये क्या था? फ्रंट पेज था। ठीक, इसमें क्या है कि 2027 में पूरी तरह होने वाली है जनगणना के लिए क्या किया गया है? 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो पहली बार ऐप के आधार पर क्या होगी? जनगणना होगी। ठीक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये देखने को मिली थी कि जनगणना 2 चरणों में होगी, ये हम आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि 1931 में आखिरी बार हुई थी जातिगत जनगणना, लेकिन इस बार जो ये वाली 2027 की जनगणना होगी, ये कैसे होगी? ये भी जातिगत आधार पर, इसमें पूरे देश की जातिगत आधार पर जनगणना होगी। अब देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले क्या किया गया, 1931 के बाद सबसे पहले जिसने क्या करा? जातिगत जनगणना करी थी। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अगर हम अब हम क्या करते हैं कि पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि डिजिटल सेंसस होगा हमारा, जो 2027 का जो सेंसस होगा वो क्या होगा? डिजिटल सेंसस होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, ये कहाँ कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है? तो पेपर 1 और पेपर 6, ठीक है, ज्योग्राफी, और पेपर 6 में उत्तराखंड से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वहाँ पर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, मेंस। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए तो ये जनगणना है ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
71 फिर 81, तो आपको ये पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आगे ये बता दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब प्री एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से, ठीक है। फिर पेपर 3 में सोशल डेवलपमेंट में है ये HDI, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पेपर 3 में ही क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि ऐप जो हमारा CMMS पोर्टल है या मोबाइल ऐप, जितनी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो मेंस में इसी यूनिट से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा विशेष प्रावधान किया गया है। क्या विशेष प्रावधान है भाई, कि उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या होता है कि बर्फीले मतलब बर्फीला इलाका होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी जनगणना, ठीक है। फरवरी में वहाँ पहुँचना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ से ढका होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इस जनगणना में नया क्या है, सबसे पहले है गणना, मतलब इसमें क्या होगा कि कोई आम नागरिक सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर जाकर खुद अपना डेटा भर सकेगा, और यह सुविधा पहली बार मिली है, ठीक है। फिर है जातिगत आंकड़े, इसमें 1931 के बाद पहली बार सभी संप्रदायों की जाति का डेटा आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाएगा। अब तक केवल SC ST की गिनती होती थी, लेकिन इसमें क्या है, सांप्रदाय के बारे में भी है, मतलब सांप्रदायिक जनगणना भी इसमें की जाएगी कि कौन से सांप्रदाय से, जैसे लिंगायत, डेरा सच्चा सौदा अनुयायी, इस सब उसमें ये क्या होगी, जातिगत जनगणना भी होगी। फिर संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं, तो हमारी जो जनगणना है वो यूनियन लिस्ट का विषय है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में है ये सारी सूचियाँ, मतलब 3 सूचियाँ होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसके बारे में भी मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, वरना मैं जल्द ही सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा, एक पॉलिटिकल लेक्चर लेना भी शुरू करता हूँ अब, ठीक है। फिर यह है कि यह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है, मतलब जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है, 1948 के तहत कराई जाती है। फिर गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार इसे कराते हैं, किसे, जनगणना को कराते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स और चुनौतियाँ क्या क्या हैं, मतलब इस डिजिटल जनगणना की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, है ना। मेंस में हमें पूछता है कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसमें चुनौतियां हैं, तो क्या है इसमें बेनिफिट, क्या है, पहले तो तेज परिणाम आएंगे, है ना। डेटा का विश्लेषण 6 से 9 महीने में हो जाएगा, पहले 3 से 4 साल लगते थे इसमें, ठीक है। जब पहले जनगणना होती थी तो उसमें 3-4 साल लग जाते थे। अब क्या होगा कि आधे साल या 9 महीने में क्या मिल जाएगा, हमें परिणाम मिल जाएगा कि हमारी जनगणना कितनी है, ठीक। दूसरा है सटीकता, जियो ट्रैकिंग से फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही लोकेशन पता चलेगी हमें लोगों की, कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सब मिलेगा। फिर नीति निर्माण में क्या है कि जाति और आर्थिक डेटा से आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर टारगेटिंग करेंगे, मतलब क्योंकि हम क्या होता है कि देखो, हमारे देश में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो आरक्षण है हमारे देश में, उसका हमारे पास डेटा मतलब मिलता तो है हमें, लेकिन क्या होता है कि वो सही डेटा मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि अगर डेटा गलत मिलता है तो क्या होती है, जो हमारी नीतियाँ बनती हैं वो उस हिसाब से अप्लाई नहीं हो पाती हैं, जिससे क्या होता है कि नीति निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक। एक ये भी हो गया। अब इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्या है इसमें, ये अरे क्या हो गया ये, हाँ, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले है डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी इससे, है ना, मतलब है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में खुद डेटा भरने में दिक्कत आ सकती है, बढ़ेगी नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये चैलेंजेस है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक बात थी कि लोग मतलब क्या होगा कि पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर क्या हो, कोई होशियार बन जाए माना, तो डेटा गलत भी तो भर सकता है, पर ये इसके लिए सरकार ने एक पर्याप्त वो भी बनाया हुआ है कि क्या कुछ लोगों को इसमें भर्ती भी मतलब कुछ लोग इसमें जनगणना भी करवाएंगे, खुद से भी करेंगे, मतलब मॉनिटर भी करेंगे उसे, तो ये तो रुक सकता है। फिर डेटा सुरक्षा, नागरिकों के निजी डेटा को साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तकनीकी खामियां भी हो सकती है, जैसे सर्वर डाउन, ऐप में गड़बड़ी से प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चुनौतियाँ भी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से क्या करें, अटेम्प्ट करें। अब दूसरा था यहाँ पर मनरेगा के बारे में, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और मनरेगा का नाम क्या हो गया, अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना हो गया है। इसमें पहले हमको क्या मिलता था, 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन अब कितना हो गया, 125 दिन का काम हो चुका है, ठीक है। कार्य दिवस मतलब बढ़ाए गए हैं, अब कितने हो गए हैं, 125 हो गए हैं, ठीक है। ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो एक तो हमें ऐसे में इम्पॉर्टेंट है ये कि केस स्टडी बन सकती है हमारी एथिक्स में,
एथिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है ना, कि पूज्य बापू योजना का हम क्या दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर पेपर 2 गवर्नेंस में भी है ये मनरेगा के बारे में, है ना। 125 दिन अब रोजगार, मतलब अब रोजगार की संख्या क्या, दिनों जो कार्य दिवस है उनकी संख्या बढ़ चुकी है। और फिर इकोनॉमिक्स से तो ये डायरेक्ट रिलेट करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मनरेगा के बारे में देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि देखो प्री में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, कई बार देखा गया है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर 1991 में क्या हुआ था, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए एक पायलट योजना शुरू करी थी। 2005 का अधिनियम है, 2006 से ये क्या हो गया था, नरेगा लागू हुआ था। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक, के रूप में संसद द्वारा 23 अगस्त 2005 को ये पारित किया गया था। और 2006 को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदलापल्ली गांव में ये शुरू हुआ था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। और अब ये इतनी बड़ी योजना है कि कोविड के टाइम पे ये सबसे बड़ी योजना थी, मतलब जहाँ पर सरकार क्या कर रही थी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर रही थी, डीबीटी एक टर्म आता है डीबीटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सॉरी, तो ये बड़ी ही योजना बन गई थी किस टाइम पे, आपदा ही हुआ ये कोरोना के टाइम पे, ठीक। फिर 2008 में क्या, 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत, मतलब सभी जिलों में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी, मतलब गांधी जयंती के दिन क्या हुआ था, इसका नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कर दिया गया था, ठीक है। अब योजना का उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहले तो क्या था योजना का उद्देश्य, रोजगार की गारंटी, मतलब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों, मतलब अब तो 125 हो गया है, का अकुशल श्रमिक शारीरिक श्रम उपलब्ध कराना था। फिर आजीविका सुरक्षा भी है इसमें, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये, रोजगार की गारंटी हो गई, आजीविका सुरक्षा हो गई। आजीविका सुरक्षा में क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना, इससे पलायन को रोकना भी एक वो हो सकता है कि गांव से शहर की ओर होने वाले पलायन को कम करना इसका एक उद्देश्य था। संपत्ति निर्माण, जैसे गांव में तालाब बनते हैं, सड़क निर्माण है, नहरों का निर्माण है और अन्य टिकाऊ संपत्तियां बनाना, ठीक है। तो ये इसका क्या था, मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था किसका, इस योजना का, ठीक है। कुछ की फीचर भी हैं इसके, जैसे इस मेंस में कहा सकता है, पेपर 3 और पेपर 5 में आ सकता है ये। जैसे कानूनी अधिकार, लीगल राइट, यह दुनिया की एकमात्र योजना है जो काम के अधिकार, मतलब राइट टू वर्क की कानूनी गारंटी देती है, ठीक है, दुनिया की, मतलब भारत में ही एक ऐसी योजना है ये, ठीक है। फिर मांग आधारित, डिमांड ड्रिवन है ये, काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना अनिवार्य है। अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलेगा तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा, ठीक है। फिर इसमें महिला आरक्षण भी है, लाभार्थियों में कम से कम 33% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ठीक। फिर मजदूरी भत्ता भी मिलता है इसमें कि भुगतान सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में, डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाता है। फिर यहाँ पर ग्राम सभा की क्या भूमिका है, कौन सा काम होना है, इसका निर्णय ग्राम सभा करती है, न कि अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सोचो आपकी जो जमीनी स्तर पर जिस काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, वो ग्राम सभा तय करेगी और उसके बाद सब लोग उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कितना अच्छी एक योजना है, ठीक है, एक बेहतरीन उदाहरण है। सोशल ऑडिट है ना, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ग्राम सभा द्वारा कार्यों का सोशल ऑडिट भी अनिवार्य है। उसके बाद वो फोटो खींच के वहाँ पर अपलोड करते हैं कि कौन सा काम किया है, ठीक है, ये है। अब इसमें जो करंट अपडेट है, जो दिसंबर 2025 में क्या है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, पीबी, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य दिवस की क्या हो गए हैं, बढ़ चुके हैं, 100 से क्या कर दिया गया है, अब 125 कर दिए गए हैं कार्य दिवस। अब वेज कितना मिलेगा, देखो 2025-26 के लिए मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। उदाहरण के लिए हरियाणा में यह 400 रुपये प्रतिदिन पहुँच गई है। अब उत्तराखंड का एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता कि उत्तराखंड में अभी कितने रुपए पर दिवस है, पर मुझे जो लग रहा है वो 425 से 415 के आसपास है शायद मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है। कुछ क्विक फैक्ट क्या है, देखो नोडल मंत्रालय कौन है, देखो ये क्वेश्चन आते हैं यूके SSC के, ये जब वो बनते हैं ना स्टेटमेंट, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका क्या है, नोडल एजेंसी है। अनुच्छेद
यह संविधान के अनुच्छेद 41 काम का अधिकार डीपीएसपी के उद्देश्यों को पूरा करता है ना। और उत्तराखंड के संदर्भ में उत्तराखंड में यह योजना पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण और रास्तों के निर्माण में बहुत उपयोगी रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ये लॉन्च कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुई थी। अधिनियम कब का है? 2005 का है। नाम परिवर्तन पहली बार कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 में क्या हो गया था? ये मनरेगा हो गया था। नया नाम क्या है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम है। ठीक है, प्रस्तावित है मतलब अभी। ठीक है, अब गारंटी 100 दिन के मतलब 125 दिन हो गए हैं। लाभार्थी कोई भी ग्रामीण वयस्क हो जो क्या हो कुशल श्रम करना चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में इसका क्या दें, आंसर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। मतलब आपको जब कल मैं इसको दोबारा बताऊंगा तो आपको एज अ रिवीजन के तौर पे ये याद हो चुकी होगी ये पूरी योजना। ठीक है, फिर एक मेंस का क्वेश्चन है। अब मैं इस बात की क्षमा चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 दिन से मेंस के मॉडल आंसर नहीं डाल पाया हूँ, पर कोई बात नहीं, कोई लिख भी तो नहीं रहा है ना। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि इसको तो एटलीस्ट डाल दूँ। ठीक है, कोई तो लिखेगा, कभी तो लिखेगा। अब एक वन लाइनर फैक्ट है। ये वन लाइनर फैक्ट क्या है इसमें देखो, खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है हमारा? ये हल्द्वानी में बन रहा है। तो बस इतना ही बताना था कि उत्तराखंड में एक नया खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। वो कहाँ पर बन रहा है? हल्द्वानी में बन रहा है। ठीक, फिर हमने रस्किन बॉन्ड के बारे में देखना था कि ये अस्पताल में भर्ती हुए थे, बट हम ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है तो इनके बारे में कुछ क्या है तथ्य हैं कि यूकेएससी और यूकेपीएससी प्रीलिम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में मिला था। उनकी किताब अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा में, हमारे पेड़ अब भी देहरादून में उगते हैं के लिए मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1992 में मिला था। फिर पद्मश्री कब मिला था इनको? 1999 में मिला था और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था। फिर तीसरा है कि पद्म भूषण 2014 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए इन्हें 2014 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। फिर 2021 में, ठीक है, यहाँ पर 2021 है ये, हाँ ठीक है, 2021 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला था। यह साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पेपर में आ सकते हैं। मतलब 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री अवार्ड, 2014 में पद्म भूषण अवार्ड, 2021 में साहित्य अकादमी फेलोशिप इनको मिली थी। अब इनकी कुछ किताबें भी हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। द रूम ऑफ द रूफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार आ भी चुकी है एग्जाम में। ठीक है, यह उनका क्या है, पहला उपन्यास था जो उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखा था और उनको क्या मिला था? जॉन लिलवेलियन राइज प्राइज। मैं इसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देख लेना। ये इनको पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1957 में मिला था। फिर दूसरी पुस्तक इनकी अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर रूट्स टू मसूरी, मसूरी और वहाँ के जीवन का एक यादगार इनकी इसमें इसका वो है, मतलब बुक है ये, इसमें इसका मसूरी के बारे में बताया गया है। फिर रेन इन द मसूरी, पहाड़ों में बारिश और प्रकृति का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। फिर एक पुस्तक इनकी और है, अ बुक ऑफ सिंपल लिविंग, पहाड़ी जीवन की सादगी पर। ठीक, कुछ और पुस्तकें द ब्लू अम्ब्रेला है। इस पर विशाल भारद्वाज ने फिल्म भी बनाई थी जिसे नेशनल अवार्ड मिला था। तो द ब्लू अम्ब्रेला ये कभी भी आ सकती है। सुजान्स 7 हस्बैंड, इसमें बॉलीवुड की एक मूवी है, कौन सी? 7 खून माफ, तो ये इसी से प्रेरणादायक मूवी है। फाइट टू पीजेंट्स, इस पर एक फिल्म, कौन सी फिल्म बनी है? जुनून बनी है। ठीक है, रस्टी सीरीज, जैसे रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, यह बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय किताब है। दिल्ली इज़ नॉट फेयर, तो इनकी ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार देख जरूर लें। अब ये इंपॉर्टेंट है, ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है कि देखो यहाँ पर है कि ल्यूमिनेसेंट डेटिंग तकनीक हिमालय भूविज्ञान, तलछट, परिप्रेक्ष्य, जलवायु, इतिहास और प्राचीन भूकंप विज्ञान को समझने की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक बन चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इस तकनीक के बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये तकनीक। ठीक है, क्या है ये तकनीक?
यह एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिससे यह पता लगाया जाता है कि कोई खनिज जैसे क्वार्ज या फेल्ड्स्पार आखिरी बार सूरज की रोशनी के संपर्क में कब आया था। मतलब इस तकनीक से ये भी पता लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग क्या है, इससे 40 लाख साल पुराने जीवाश्मों और भू आकृतियों जैसे पुराने ग्लेशियर नदियों की उम्र का पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग केवल 50,000 साल तक ही काम करती है, इसलिए यह तकनीक हिमालय जैसे पुराने पहाड़ों के अध्ययन के लिए क्रांति ला सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक। अब इसमें क्या है, देखो ये कहाँ कहाँ पर आ सकती है, पेपर 4 और पेपर 6 में तो नहीं, पर पेपर 6 में उत्तराखंड का है ना पेपर 6, ये यहाँ पर आ सकती है। भूकंपीय खतरा, तो सिस्मिक गैप, वैज्ञानिकों ने चेताया कि उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं का हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्र क्या है, भूकंप के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। पहले तो पूरा उत्तराखंड ही संवेदनशील है, लेकिन 2 ऐसे ज़िले भी हैं जो क्या नहीं आते इस क्या है वो 4 और 5 भूकंप जोन 4 और 5 में नहीं आती। वो कौन से 2 जिले हैं, तो एक हरिद्वार है और एक शायद पौड़ी है, शायद नहीं, हाँ पौड़ी है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो भूकंप जोन 4 और 5 में नहीं आते। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। फिर थोड़ा इतिहास में जाएं तो 1505 और 1803 में बड़े भूकंप आए थे। तब से ज़मीन के नीचे ऊर्जा जमा हो रही है और जो अब तक बड़ी रूप में बाहर नहीं आई है। तो ऐसा कहा गया कि अभी जब भविष्य में क्या आएगा, एक 8.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आने के संकेत हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर ग्लेशियरों का इतिहास इससे पता लगाया जा सकता है। सतोपन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा इसने बताया है कि ये लगातार क्या हुआ है, कम हुआ है। फिर अगर हम इसमें देखेंगे वाड़िया संस्थान का हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये देहरादून में स्थित है। तो ये पेपर में आता है कई बार, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आता है, तो इसको आप देख लेना। एक ये क्वेश्चन है प्री का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये भी हो गए। तो आपको इसका आंसर कहाँ पर देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। अब ये था, देखो, गायब किशोरियों को जल्द खोजे पुलिस आयोग ने बोला है, किसने, राज्य महिला आयोग ने बोला है। और राज्य महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष कौन है, कुसुम कंडवाल है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की। लेकिन मैंने बोला था राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था, 1992 में इसका अधिनियम आया था, है ना, मतलब बना था ये, ठीक है, 1992 में। और अभी उसके अध्यक्ष कौन है, विजय किशोर राहटकर है। अब ये मुख्य परीक्षा 3 और 6, मतलब पॉलिटी और सोशल जस्टिस, गलत है यार, ये पता नहीं क्या कर रखा आज। पॉलिटी मतलब पेपर 2 और पेपर 2 में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये क्या है, एक स्टैचुरी बॉडी है। सबसे पहले तो सांविधिक निकाय है, इसका मतलब है कि इसे एक कानून के तहत क्या करना है, बनाया गया है, न कि संविधान द्वारा बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम कब का है, 2005 का है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून सुद्धोवाला नंदा की चौकी में स्थित है इसका मुख्यालय, किसका, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का, ठीक। और उत्तराखंड का जो राज्य महिला आयोग अधिनियम था वो कब का है, 2005 का है। इसकी संरचना क्या है, तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित महिला, जो महिलाओं के मुद्दे के प्रति समर्पित हो, वो इसकी अध्यक्ष होती हैं। और वर्तमान में कौन है, कुसुम कंडवाल जी हैं इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। इन्होंने 2022 से यहाँ पर पदभार संभाला है। फिर इसके जो सदस्य होते हैं इसमें उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। और जो एक सचिव होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसकी संरचना कुछ ऐसी है। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, शिकायत निवारण, जैसे महिलाओं के प्रति जो दहेज हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, उत्पीड़न, है ना, ये शिकायत निवारण, मतलब ये क्या करते हैं कि यहाँ पर सुनवाई होती है, ठीक। फिर ये स्वतः संज्ञान भी लेते हैं, सो मोटो इनमें इनके पास है। मतलब अगर किसी अखबार या मीडिया में क्या हो, किसी महिला के बारे में औचक निरीक्षण करना हो तो, औचक निरीक्षण नहीं, किसी महिला के बारे में कोई खबर छपी हो तो ये उसको क्या ले लेते हैं, खुद के संज्ञान में कभी भी ले सकते हैं। निरीक्षण में मतलब ये है कि ये कभी भी किसी भी अस्पताल या किसी भी जो जेल गृह है, मतलब जो बाल सुधार गृह होते हैं या जो बालिका वो होते हैं शेल्टर होम्स होते हैं, वहाँ पर कभी भी ये औचक निरीक्षण कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं राज्य सरकार को कि महिलाओं के लिए, महिलाओं से जो जुड़े कानून और नीतियाँ हैं उनमें ये सलाह दे सकते हैं। जागरूकता बढ़ाने की ये क्या करते हैं, काफ़ी कैंपेन भी चलाते हैं। इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त है इनको पूरी की पूरी। यह किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, समन कर सकती हैं, वहाँ पर भेजकर उनको बुला सकती है और उनसे पूछताछ भी कर सकती है। यह किसी भी सरकारी विभाग से रिपोर्ट या दस्तावेज क्या कर सकती है, मांग सकती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के बारे में क्वेश्चन है, आपको ये क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर एक ये वन लाइनर फैक्ट है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो
ऑपरेशन अजय के बारे में सभी को पता है कि ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था कि जो हमारे इजराइल में जो जब उनका चल रहा था ना ये गाज़ा में जब इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था, ये हमास और गाज़ा की लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पर जो बचाव अभियान चलाया था 2023 में इजराइल में, तो वो ऑपरेशन अजय किसने चलाया था? भारत ने चलाया था। वहाँ से भारत के फंसे जो वहाँ पर लोग थे उनको क्या भारत लाया गया था। ऐसे एक ऑपरेशन सिंधु, ये इसके बारे में मुझे भी नहीं था पता, ये आज के जो न्यूज़पेपर में देखा मैंने जब इसको, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी यहाँ पर लाना चाहिए क्वेश्चन, काफ़ी लोगों के दिमाग में नहीं होगा ये। तो 2025 में ईरान और इजराइल में जो भारतीय लोग फंसे थे उनके लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ठीक, तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अब आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो आपको एक ड्रिल करनी है। क्या ड्रिल करनी है? रोज़ ही ये ड्रिल करनी है आपको कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या करना है? शेयर करना है। तो इसी के साथ अब इस सेशन को अंत करते हैं। धन्यवाद।